बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगनी की अंगूठी अफरा की मखरूती उंगली में पहनाते हुए मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरे हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, जिसे अफरा ने महसूस करके मेरी तरफ देखा तो मैं पहले ही उसकी तरफ देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में मुझसे खैरियत पूछी तो उसकी इस अदा पर मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। तो झिझक कर मैंने आंखें झुकाई और उसके नाजुक हाथ को थाम कर मैंने हीरे की बेशकीमत अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। तो इर्द गिर्द खड़े हमारे अपनों ने एक हाहुकार मचा दी। तालियों और मुबारकबाद के शोर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने उसके कान में आहिस्ता से मुबारकबाद कहा तो उसने भी अपनी मुतरन्नम आवाज़ में मुझे तुरंत जवाब देते हुए खैर मुबारक कहा और निगाहें झुका दी। बिलाशुबा स्टेज पर पिंक शरारे में शानों तक खुले चॉकलेटी ब्राउन बाल, हिरनी जैसी नशीली आंखें, हल्के मेकअप के साथ बैठी अफरा का यहाँ पर मौजूद किसी भी लड़की के साथ कोई मुकाबला नहीं था। वो बिलाशुबा हुस्न की बेताज मलका थी। इतने भरपूर हुस्न के सामने उसके करीब बैठा हुआ मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान जहां समझ रहा था, वहां पर मैं बार बार हैरानगी से उस दमकते हुए चेहरे को भी तकता जाता कि आखिर किस बात ने अफरा को मेरी शरीक हयात बनने पर कायल कर डाला। मैं ये सवाल उससे पूछना चाहता था, लेकिन मंगनी की तैयारियों में इस कदर मसरूफियत बढ़ गई कि मैं चाहकर भी अफरा से ये सवाल न कर पाया। लेकिन बहरहाल मुझे इस बात का तजस्सुस ज़रूर था, क्योंकि मैं उसके मुकाबले में ना तो हसीन व जमील था और ना ही जिस्मानी तौर पर कोई मजबूत कटकाट का मालिक था जो पहली नज़र में देखते ही किसी को इम्प्रेस कर डालता। मेरा रंग भी सांवला था, जबकि अफरा का रंग ठीक ठाक सुर्ख व सफ़ेद था। लिहाजा मेरा चौंकना तो बनता था कि आखिर मेरी किस अदा ने इतनी खूबसूरत लड़की को मुझ जैसी आम शक्लो सूरत के लड़के को अपना जीवन साथी चुनने पर आमादा कर डाला। जब से मंगनी का सिलसिला घर में चला और मुझे अफरा की तस्वीर दिखाई गई तो मैंने हैरत से अपने वालिदैन की तरफ देखा कि तस्वीर में जो लड़की आप दिखा रहे हैं, क्या वो हकीकत में भी ऐसी ही है? तो मेरे अब्बू मुस्कुरा दिए। भाई तुम ये सवाल तो अपनी अम्मी से पूछो, क्योंकि ये इन्होंने शाहकार ढूंढ कर निकाला है। अब्बू हंसने लगे तो उनके साथ बैठी हुई मेरी सौतेली अम्मी भी हंसने लगी। मेरी पहली अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी अपनी कुलीग के साथ कर ली, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी सौतेली अम्मी होने का एहसास न दिलाया, बल्कि वो मेरा ख्याल ऐसे रखती जैसे मैं उनकी अपनी कोख से पैदा हुआ हूँ। कभी कभी मुझे शुरू में ऐसा लगा कि जैसे ये सब वो अब्बू को दिखाने और इस घर में कदम जमाने के लिए मेरे साथ मोहब्बत का खेल रचा रही हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि वो एक इंतहाई मुखलिस खातून है। उनकी भी ये दूसरी शादी थी। पहली शादी के 2 साल बाद ही वो बेवा हो गई थी। अब्बू उनके हालात के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और अम्मी के डेथ के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लग गए। तो अब्बू ने उन्हें प्रपोज कर डाला, लेकिन आंटी ने अब्बू से वाज़े अल्फाज में कहा कि शुजा बालिग बच्चा है, आपको सबसे पहले अपने इस फैसले के बारे में उसे बताना चाहिए और उससे राय लेनी चाहिए। तब अब्बू उनकी बात पर हंस दिए कि माना वो 19 साल का एक बालिग लड़का है, लेकिन मैं अपने मामलात में खुद मुख्तार हूँ। वो अभी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ कि मुझे अपने फैसले उससे पूछ कर करने पड़े। तो आंटी ने कहा, फैसला बेशक ही आपका है, लेकिन इस फैसले का असर पूरी फैमिली पर पड़ सकता है। वो आपका इकलौता बेटा है, लिहाजा उसे अपने फैसले में शामिल करना बहुत ज़रूरी बात है। अगर मुमकिन हो तो हमारी मीटिंग रख लें। यूँ आमने सामने अगर डायरेक्ट पहले से बात हो जाए तो शुरुआत में ही उसके दिलो दिमाग से भी इस रिश्ते को लेकर अभाम दूर हो सकता है। तो अब्बू ने आंटी की बात मान ली और उन्होंने घर में एक डिनर अरेंज किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझसे बात की कि वो ये डिनर किस मकसद के लिए अरेंज कर रहे हैं। मैं उनकी बात सुनकर खामोश ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बू ने जो ठान ली है वो करके ही रहेंगे। लेकिन सौतेली माँ के हवाले से जो मेरे खदशात थे वो अपनी जगह पर बरकरार थे। लेकिन जब आंटी से पहली मीटिंग हुई तो मैं अपने जहन में ये सोच चुका था कि मेरा वास्ता एक रिवायती किस्म की खातून से पड़ेगा। लेकिन मैं ये देखकर बेहद हैरान हुआ कि वो एक इंतहाई फ्रेंडली नेचर थी। वो जब आईं तो मेरे लिए बेपनाह तहफ़ लेकर आईं, जिन्हें मैंने इतना अहम न समझा, क्योंकि मैं ये जानता था कि वो ये सब अब्बू को दिखाने के वास्ते कर रही हैं। उनके जाने के बाद अब्बू ने मुझसे उनके हवाले से राय पूछी तो मैंने अब्बू को कहा कि आप फैसला तो कर चुके हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तब जो अब्बू ने मुझे बताया वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन बात थी। उन्होंने कहा कि ये सब पूछने के लिए मुझे तुम्हारी आंटी ने बोला है कि मैं तुम्हारी राय ज़रूर लूँ। आंटी के हवाले से ये बात मेरे लिए दूसरी बार हैरत का बाइस बनी कि ये खातून कदम कदम पर मेरी राय को फौकियत देती हैं। हालांकि इस तरह तो कभी मेरी सगी माँ ने भी मुझे इतनी अहमियत नहीं दी थी। घर के छोटे से छोटे मामले से लेकर हर बड़े मामले तक अम्मी और अब्बू ही फैसला लेते आए। लेकिन आंटी की ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने अब्बू से कहा कि आप शादी कर लें। मुझे इस शादी पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है।
और यूं आंटी अब्बू की बीवी बनकर इस घर में आ चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक माँ के रोल को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा करना शुरू कर दिया। अब्बू जब बिजनेस टूर के सिलसिले में शहर से बाहर होते तो भी आंटी मेरा वैसे ही ख्याल रख रही होती जैसे वो अब्बू की मौजूदगी में रखती थी। और यहाँ से ही मेरा जहन उनके लिए बदला, और जो ये लफ्ज़ सौतेली जहन में किसी बिच्छू के डंक की तरह कुलबुलाता रहता था, उसका जहर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। क्योंकि मैं ये जान गया था कि आंटी बहुत ही पुरखुलूस नेचर की मालिक हैं, जिनमें कभी कभी मैं और अब्बू एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाते तो वो हमेशा मेरी साइड लेकर अब्बू को जज कर दिया करती। वो अक्सर मेरे दिफा में बात करती। मुझे अपनी कोई जिद मनवानी होती या कोई भी फैसला लेना होता तो आंटी इस मामले में पूरा पूरा मेरे साथ ताउन करती। उनकी इन्हीं अच्छी आदत की वजह से वो बहुत जल्दी मेरे दिल में घर कर गई। मेरा शुरू से रुझान मेडिकल की तालीम की तरफ था, लेकिन अब्बू चाहते थे कि मैं बीबीए करके उनके बिजनेस को संभाल लूं। लेकिन मुझे बिजनेस की फील्ड ज़रा भी पसंद नहीं थी। एक दिन खाने के दौरान अब्बू ने मुझसे मेरे करियर के हवाले से बात की तो मैंने उन्हें साफ साफ कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरा इरादा मेडिकल की फील्ड को ज्वाइन करने का है। तो अब्बू हत्ते से उखड़ गए। ये जो इतने बरसों से मैं एक बिजनेस एम्पायर कायम करके बैठा हूँ, ये सब किसके लिए किया था कि एक दिन तुम बड़े हो गए तो मेरी कुर्सी पर आकर बैठोगे, इस बिजनेस को संभालोगे। लेकिन तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। भला डॉक्टर बनकर तुम कितना कमा लोगे? हर वक्त अजीब व गरीब मरीजों से वास्ता पड़ता रहेगा। चैन और सुकून की जिंदगी इस फील्ड में जाकर गंवा दोगे। तो मैं अब्बू की बातें सुनकर बेहद हैरान हुआ और उनसे उलझ गया। अब्बू मिजाज के काफ़ी तेज थे, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से किसी तौर भी पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आज मैंने अपनी पसंद के हवाले से किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मैं बिजनेस जैसी फील्ड में कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मेरे फैसले पर अब्बू का गुस्सा आसमान को छूने लगा। तो मैं खाने की मेज़ से उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देरी गुजरी थी कि मुझे ड्राइंग रूम से आंटी की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। वो अब्बू से मेरे हवाले से लड़ रही थी, मेरा दिफा कर रही थी कि अगर शुजा बिजनेस नहीं करना चाहता तो आप उस पर अपनी मर्जी क्यों मुसल्लत करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी आपकी उंगली थाम कर चलता रहे? उसकी अपनी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी पर उसको मुकम्मल इख्तियार है। वो जो चाहे वो करे। आप क्यों उसकी खुशियों के रास्ते में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब्बू पहले तो आंटी की बात सुनकर तेज़ लहजे में बोले, लेकिन फिर उनका लहजा मध्यम हो गया। थोड़ी देर बाद आंटी मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठकर बोली, शुजा, तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बस तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हारे अब्बू को मैं मना लूंगी। और आज जो मैं डॉक्टर बना हूँ तो उसके पीछे आंटी का ही हाथ है। अगर वो उस वक्त मेरे साथ खुलकर ना देती तो मुझे यकीन था कि अब्बू मुझे कभी भी डॉक्टर बनने ना देते। मेरी ज़िंदगी पर उनका ये पहला एहसान था जो मैं कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन जो दूसरा एहसान उन्होंने अफरा की सूरत में मुझ पर किया था, उस पर तो मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हो गया। अफरा का रिश्ता उन्होंने ही ढूंढा था। इससे पहले मेरे जितनी बार भी रिश्ते देखे गए तो मेरे सांवले रंग की वजह से लड़की वालों ने खुद ही इनकार कर दिया। हालांकि मैं डॉक्टर था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहा था। हमारे समाज में लड़का अगर बरसरे रोजगार हो और ऊपर से डॉक्टर भी हो तो लड़की वाले ऐसे रिश्ते कभी नहीं ठुकराते। ना ही लड़कियां नापसंदीदगी का इजहार करती हैं। चाहे लड़का जिस्मानी तौर पर जैसा भी दिखता हो, उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन मेरा मामला बेहद अजीब था और मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मेरे जैसे डॉक्टर का रिश्ता सिर्फ उसके सांवले रंग की वजह से लड़की वाले ठुकरा कैसे सकते हैं। ऐसा तो लड़कियों के हवाले से सुना था कि उनकी सांवली रंगत की वजह से लड़के वाले रिश्ता नहीं करते। लेकिन यहाँ तो लड़की वालों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे मुंह पर ही इनकार करके चलते बने। मेरे लिए बिल्कुल ही अनोखा तजुर्बा था। कहीं ना कहीं मैं हर्ट हो रहा था। लेकिन इस मौके पर भी आंटी ने मुझे जज्बाती तौर पर सहारा दिया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिल छोटा ना करूं। जो लोग इनकार कर रहे हैं वो तुम जैसे हीरे की कदर नहीं समझते, इसलिए ऐसे कमजरफों की बात पर अपना दिल परेशान न करो। अल्लाह ने तुम्हारा भी कहीं ना कहीं जोड़ा बना कर रखा होगा। बस जब अल्लाह को मंजूर होगा तो मामलात खुद ब खुद ही सीधे होते चले जाएंगे। तो मैं अक्सर उनकी बातें सुनकर एक जख्मी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा लेता। लेकिन सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर जख्मी हो गया था। मेरा एतमाद खत्म होता जा रहा था और मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे मैं अंदर से मर गया हूँ। मेरी जहनी परेशानी का असर मेरे प्रोफेशन पर भी पड़ने लगा। अक्सर मेरा दिल मरीज देखते देखते एकदम से उचाट हो जाता और दिल चाहता कि किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां कोई भी ना हो। मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त भी ना थे और जब से जॉब शुरू हुई थी तब से तो सभी दोस्त तितर बितर हो गए, जिनसे अब सिर्फ फ़ोन पर ही रब्ता रह गया था। मैं शदीद तन्हाई पसंदी की तरफ जाता जा रहा था कि ऐसे में आंटी ने मुझे अफरा की तस्वीर दिखाई तो मैंने आंटी की तरफ घूर कर देखा कि ये क्या है। आंटी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें क्या लग रहा है? वैसे मुझे तो ये लड़की ही लगती है। ये बात करके वो खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तो मैंने संजीदगी से उनकी तरफ देखा। इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीर आप मेरे जैसे सांवले लड़के के लिए लेकर आई हैं, जिसे उसके रंग की वजह से कई लड़कियां पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हैं। आप क्यों हर बार मेरा मजाक बनवाना चाहती हैं? ये तस्वीर तो किसी अप्सरा की है, जो जाहिर है अपने लिए किसी ख्वाबों के शहजादे का ही इंतजार कर रही होगी। भला वो मेरे जैसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो सकती है? तो आंटी एकदम से संजीदा होकर बैठ गई। वो मेरी अजियत को समझ सकती थी, इसीलिए एकदम से बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक बनने दूंगी? या अगर मैं तुम्हारे रिश्ते ढूंढ रही हूं तो इसके पीछे यही राज है? वो जब बोली तो उनके लहजे में दर्द ही दर्द था। तो मुझे अपने तल्ख लहजे पर अफसोस हुआ। मैंने एकदम से माजरत करते हुए कहा, आंटी कोशिश करें कि आम शक्लो सूरत वाली लड़की का रिश्ता देखें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी सांवली लड़की का रिश्ता देखें, क्योंकि मुझ में मजीद रिजेक्ट होने की अब हिम्मत नहीं रही। तो आंटी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई और फिर आहिस्ता से बोली, शुजा, ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ ज़ाहरी शक्लो सूरत को ही नहीं देखते, बल्कि उनके नज़दीक सीरत ज़्यादा अहम होती है। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कमज़र्फ लोगों की बातों पर अपना दिल बुरा मत करो। इस दुनिया में कहीं ना कहीं तुम्हारे जोड़ का रिश्ता ज़रूर होगा, जो तुम्हें ज़ाहरी शक्लो सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत की वजह से सराएगा। मैंने लड़की वालों को तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई थी, और लड़की वाले चुपके से तुम्हारे हॉस्पिटल तुमसे मिलने भी आए थे। उन्हें तुम पसंद आए, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर मुझे खुद दी है कि शुजा को दिखा दी जाए। अगर उसे कबूल हो तो फिर दोनों की आपस में मुलाकात करवा दी जाए, ताकि एक दूसरे को ढंग से देखकर बातचीत कर लें। मैं आंटी की बात सुनकर बेहद हैरान हुआ। मेरा एतमाद जो कहीं खो सा गया था, अब जरा जरा लौट कर मेरे पास आने लगा। क्या वाकई ये लोग मुझसे मिलने हॉस्पिटल आए थे? मैंने सवालिया अंदाज में आंटी की तरफ देखा तो आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल शुजा, वो हॉस्पिटल आए थे। और मज़े की बात यह है कि साथ में उनकी बेटी भी थी, और रिश्ते की बात उन्होंने अपनी बेटी की रजामंदी से ही चलाई है। मैं बेहद हैरान हुआ कि आखिर इतनी हसीन लड़की को मुझ में ऐसा क्या नजर आ गया कि वो मुझसे शादी करने पर तैयार हो गई। खैर, मंगनी से पहले मेरी और फरवा की एक छोटी सी मुलाकात अरेंज करवाई गई। वो धुले धुलाए चेहरे के साथ मेरे सामने बैठी थी, और बिला शुबह वो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा हसीन थी। मैं हैरान था कि इसे तो मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो इस कदर हसीन है। और फिर एक हसीन शाम मेरी और अफरा की मंगनी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पहलू में बैठी हुई लड़की मेरे लिए हाँ कर चुकी है, और मेरे नाम की अंगूठी पहने इस कदर खुश है कि खुशी बाकायदा उसके चेहरे से फूट रही है। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा होने लगा। तकरीब खत्म होते होते हम काफ़ी लेट हो गए थे। अब्बू और मेरी गाड़ी एक दूसरे के आगे पीछे ही अफरा के घर से निकली। रात के इस पहर सड़कों पर इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ थीं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रश के बगैर रोड बहुत ही भली लग रही थी। या शायद मेरा मूड इतना अच्छा था कि खैर आफियत के साथ मंगनी होने और इतना खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिल जाने की खुशी में मुझे हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं रोमांटिक गाने की धुन पर सीटी बजाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि इमरजेंसी है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार मुझे ऐसी कॉल पर बिल्कुल भी गुस्सा न आया, और मैंने गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर मोड़ दी। अभी मैं हॉस्पिटल से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर ही था कि अचानक मैंने सड़क पर एक औरत को तड़पते हुए देखा। वो सड़क के किनारे लेटी हुई थी और बार बार उठने की कोशिश में गिर रही थी। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की, और नज़दीक पहुंचने पर जब मेरी गाड़ी के हेडलाइट्स उसके जिस्म पर पड़ी तो मुझे दूर से ही अंदाज़ा हो गया कि यह खातून हामला है। आजकल हालात भी नाजुक थे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरा दिल चाहा कि मैं उसके करीब से ही अपनी गाड़ी भगाता हुआ यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन फिर मेरे प्रोफेशन ने मुझे इस बात की इजाज़त न दी कि मैं अपने सामने एक मरीज़ को तड़पता देखूँ और फिर उसे इसी हालत में छोड़कर भाग जाऊँ। मेरे ज़मीर ने मुझे उकसाया, और मैं फ़ौरन ही गाड़ी से उतरकर जब नीचे गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो खातून नहीं बल्कि एक नौउम्र लड़की है जिसे लेबर पेन शुरू है। मैं उसके करीब ही जाकर बैठ गया तो उसने घबराकर अपने चेहरे पर पड़े हुए नकाब को दोनों हाथों से मजबूती से थाम लिया और डरी डरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ और अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। यहाँ इस सर्दी में आपका इस तरह होना मुनासिब नहीं है, या अगर आपका घर कहीं नज़दीक है तो मुझे बता दें, मैं आपको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। वो रोने लगी और हाथ जोड़कर मुझे हॉस्पिटल ले जाने की दुहाई दी, तो मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे उठने में मदद दी और अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर उसे लेटा दिया और ख़ुद तेज़ी से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागा। जो ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने स्टाफ को उस लड़की के बारे में बताया कि इसे फ़ौरन गायनी वार्ड में ले जाया जाए। स्टाफ ने तेज़ी से एक्शन करते हुए उस लड़की को लेबर रूम में पहुंचा दिया। मैं इमरजेंसी से फारिग होकर लेबर रूम में पहुंचा और उस लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस लड़की नौरीन का केस काफ़ी पेचीदा है
उसके लवाहिकीन कहाँ हैं? मैंने बताया कि मैं उसे सड़क से लेकर आया हूँ। मैं उसके लवाहिकीन के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे अर्जेंट खून की ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने अपनी सोर्सेज के तहत खून का बंदोबस्त किया। इसी दौरान मुझे अफरा की कॉलें आ रही थी, जो मेरे लिए बहुत ही खुशकुन बात थी। मैंने उससे हल्की फुल्की बात की और उसे बताया कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हूँ। तो वो मुझसे माजरत करने लगी कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं अफरा के इतने एहसास करने पर बेहद खुश हुआ। वो यकीनन बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक थी, जिसे मेरा इतना ख्याल था। उसने बात मुख्तसर करके फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन फ़ोन बंद होने के बाद भी मैं मुसलसल अफरा के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक लेबर रूम से डॉक्टर निकली और उसने मुझसे कहा कि नौरीन ने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन डॉक्टर ये बात करके खामोश हो गई। तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। लेकिन क्या? लेकिन वो इंतहाई अजीब व गरीब बातें कर रही है। मैं समझा नहीं डॉक्टर। आप अगर एक ही बार में मुकम्मल वजाहत से बात कर दें तो मेरी समझ में भी आ जाए कि वो कैसी अजीब बातें कर रही है। इतने में दरवाज़ा खुला तो नर्स के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देखकर मैं परेशान हो गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से नौरीन की शोर मचाने की आवाज़ में सुन रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, बेहतर है कि आप हमारे साथ अंदर आएं। मैंने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, क्यों? मैं अंदर क्यों आऊँ? मेरे अंदर आने का क्या मकसद है? तो लेडी डॉक्टर ने दुरुस्त लहजे में मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसके शोर शराबे का ताल्लुक आपसे ही है, क्योंकि वो ये कह रही है कि ये बच्चा आपका है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे आसमान और ज़मीन घूमते हुए महसूस हुए। अचानक मेरी नज़रों के सामने अफरा का हसीन चेहरा घूम गया। तो मैं गुस्से से अंदर गया, जहां पर नौरीन शोर मचाते हुए मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी कि यही है मेरे बच्चे का बाप। लेबर रूम में खड़ा सारा स्टाफ मेरी तरफ अजीबो गरीब नज़रों से देख रहा था और मुझे बुरा भला कहते हुए सरगोशियां कर रहा था। मैं अभी इस अवताद से संभला ही न था कि अचानक किसी ने मेरे ससुराल और वालिदैन को खबर कर दी। वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच आए। मैं उनमें से किसी का भी सामना करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही मैं किसी को वजाहत देने के मूड में था। मैंने फौरन डॉक्टर से कहा कि बच्चे का डीएनए किया जाए। तो लेडी डॉक्टर ने सर हिलाते हुए फौरन स्टाफ को इशारा किया तो वो बच्चे को डीएनए के लिए ले गए। और जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी, क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट में ये वाज़े हो गया कि ये बच्चा मेरा ही है। मैं गुस्से से नौरीन के पास गया ताकि पूछ सकूं कि ये क्या ड्रामा है। पर जब नौरीन ने अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल ठहर सा गया। ये बिल्ली आंखें मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि इन आंखों की इल्तिजा मुझे कभी नहीं भूली। जब पैर दर पे रिजेक्शन से होने वाले डिप्रेशन ने मुझे इतना चढ़ा दिया था कि मैं हर लड़की से शदीद नफरत महसूस करने लगा था। वो भी एक ऐसी ही सर्द रात थी जब हमारे घर काम करने वाली आया की नवासी मेरे कमरे में गर्म दूध लेकर आई। तो मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस मासूम लड़की पर उतार दी। मैं उसकी दर्द में डूबी आंखें आज तक नहीं भूल पाया था। फिर मैंने उसे डरा धमकाकर खामोश रहने की तलकीन की। वो चूंकि इंतहाई कमसिन थी और मेरे डराने पर इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि मुझे नहीं लगता था कि वो इस बात का जिक्र किसी से करेगी। लेकिन अगले दिन से वो काम पर ना आई। मुझे आया की तरफ से डर था कि कहीं वो पता चलने पर कोई वाविला न शुरू कर दे। लेकिन कदम कदम पर किस्मत मेरा साथ दे रही थी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर अचानक आया का इंतकाल हो गया। जो थोड़ा बहुत डर था वो भी मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि उस लड़की का आया के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन शायद मैं इस मकाम पर यह बात भूल चुका था कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। रात की तारीकी में किया गया गुनाह यूं सबके सामने आ जाएगा, इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। और ये गुनाह उस वक्त आएगा जब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन मेरी एक भयानक गलती की वजह से सब कुछ खत्म होने जा रहा था। मुझे लगता था कि अब मेरे और अफरा के रिश्ते के दरमियान कुछ भी बाकी नहीं बचा। अफरा के वालिदैन इस वाक़े के बारे में जानने के बाद खामोश से हो गए और रह गई अफरा, तो उससे बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं जानता था जो फाश गलती मुझसे हो चुकी है उसके बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन मेरी हैरत का ठिकाना उस वक्त नहीं था जब अफरा के घर से शादी की तारीख तय करने की बात सामने आई। तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। लेकिन इस दौरान अब्बू ने एक बहुत ही अजीब सा फैसला किया कि नौरीन के साथ की गई ज्यादती का अजाला किया जाए, और यह अजाला इसी सूरत में मुमकिन है जब मेरी उसके साथ शादी करवा दी जाए। मैं कतई इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो अब्बू ने मुझे कहा कि यह बच्चा हमारा खून है, हम इसे सड़कों पर रुलने के लिए नहीं फेंक सकते। इस बच्चे को तुम्हें अपना नाम देना पड़ेगा, लिहाजा फौरन नौरीन से तुम्हारा निकाह होगा, और उसके बाद अफरा अगर तुमसे शादी करना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मुझे अब्बू पर बहुत गुस्सा आया कि जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो इस मामले को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। मैंने सोचा कि शायद आंटी इस मामले में हमेशा की तरह मेरा दिफा करेंगी, लेकिन वो भी चुप थी। गोया वो भी अब्बू की हमनवा थी। आंटी नौरीन और बच्चे को घर ही ले आई थी, और अफरा के घर भी अपने इस फैसले की बाबत इत्तला दी गई थी, तो उन्हें भी इस पर एतराज़ न हुआ। लेकिन फिर उड़ती उड़ती खबर हमें यह पता चली कि अफरा की ये पहली शादी नहीं है,
बल्कि ये दूसरी शादी है। पहली शादी से तलाक उसे इस वजह से हुई थी कि वो बांझ थी, और उसकी पहली शादी उसकी पसंद से हुई थी जो सिर्फ 5 साल चली थी। उसके बाद लड़के ने उसे उस वक्त तलाक दे दी जब उसे पता चला कि फरवा औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। इस इंकशाफ के बाद मैं गुमसुम हो गया था। मुझे अब पता चल रहा था कि अफरा ने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी। गोया वो जमाने भर की ठुकराई हुई थी और अब उसे फिर से अपना घर बसाने के लिए मौका चाहिए था, जो मेरी सूरत में उसे मिल गया, वरना वो मुझ जैसे कबूल सूरत लड़के से शादी क्यों करती। लेकिन मेरी इस सोच पर आंटी ने कतकन लगा दी और मुझे कहा कि इतनी मनफी सोच रखकर तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम जो अफरा के बारे में कयास आराई कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत दे रखी है, इसलिए इस बिना पर तुम अफरा को मत ठुकराओ, क्योंकि उसने तुम्हारी इतनी बड़ी खामी देखने के बाद भी तुमसे शादी से इनकार नहीं किया। हालांकि वो इनकार करना चाहती तो कर सकती थी, इसलिए उसे इस बात की सज़ा मत दो जिसमें उसका कोई इख्तियार नहीं। तो मैंने गौर से आंटी की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया कि वाकई मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा मनफी सोचे पाल रहा हूँ। क्या ज़रूरी है कि हम इंसान एक दूसरे की खामियां उछाल कर ही जिंदा रहें? एक दूसरे की खामियों को छुपा कर भी तो हम जिंदगी में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिन बाद अब्बू ने मेरा निकाह नौरीन के साथ करवा दिया और फिर मेरी बारात लेकर वो अफरा के घर में पहुंचे, जहां खैर आफियत के साथ मेरा निकाह अफरा के साथ हो गया और उसे दुल्हन बनाकर मैं अपने घर ले आया। इस घर में अब मेरी दोनों बीवियां एक साथ ही रहती हैं। अफरा ने नौरीन को अपनी छोटी बहन की तरह मान दे रखा है, बदले में नौरीन भी उसका बहुत एहतराम करती है। मेरी जिंदगी से मनफी आदत निकालने में मेरे घर की खवातीन का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं एक मुकम्मल और खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।